हेलो एवरीवन, यस मैं चिन्मय जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों को सीएस प्रोफेशनल में मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 5 पढ़ाने वाला हूं। ये जो हमारा पेपर नंबर 5 है, दैट इज अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। सबसे प्यारा सब्जेक्ट और रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। इसमें दो पार्ट है। जो पेपर नंबर जो 5 है, एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल यदि हम बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये दोनों के दोनों पार्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही। और यहां पे जो हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं ना, ये पेपर नंबर 8 में भी आएगा और पेपर नंबर 9 कंप्लीट पार्ट 2 है। तो इसका मतलब ये मेरे दोस्तों, पेपर नंबर 5 को आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने में तो मजा आएगा, नो डाउट, बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, बहुत इजी है, नो डाउट, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा है। और यही रीजन है कि आईसीएसआई ने जो पेपर नंबर जो 5 का जो पार्ट 2 है, दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड द वाइंडिंग अप, इसको पेपर नंबर 8 में भी कवर किया और पेपर नंबर 9 तो कंप्लीट इंसॉल्वेंसी करके ओपन बुक एग्जाम है। तो आपको समझ में आ ही गया है सर, यहाँ हम दो पार्ट की बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, एंड पार्ट 2 के अंदर जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज अगेन 50 मार्क्स। दो पार्ट है, दोनों का इक्वल वेटेज है, 50-50 मार्क्स। पार्ट 1 की यदि हम बात करें, दैट इज द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज द 13 चैप्टर्स, और मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ द कंपनी। और पार्ट 2 के अंदर जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड द लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और दोनों में अगेन पार्ट 1 में भी 13 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 के अंदर भी हमारे 13 चैप्टर्स हैं। तो यस, वी स्टार्ट पार्ट 2। पार्ट 2 या पार्ट बी, पेपर नंबर 5। तो पेपर नंबर 5 के अंदर जो पार्ट बी है, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। इंसॉल्वेंसी की यदि हम बात करेंगे तो इंसॉल्वेंसी सारे पर्सन्स की कवर करेंगे हम। इंडिविजुअल की बात करेंगे, कंपनी की भी बात करेंगे, लेकिन जब हम वाइंडिंग अप की बात करेंगे विल टॉक अबाउट द कंपनी। ये हमारा कवरेज है पार्ट बी का, और ये पूरा पार्ट बी हमारे पेपर नंबर 5 में 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कुछ देर पहले कि जो हम इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप के जो चैप्टर डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 9, सेम टू सेम वही है, बट 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है। पेपर नंबर 9 इंसॉल्वेंसी ओपन बुक एग्जाम, वो मैं सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करता हूं कि पेपर नंबर 9 ओपन बुक एग्जाम में आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। यहां पे तो हम सिर्फ पेपर नंबर 5 की ही बात करेंगे। तो यस नाउ एवरीवन, यस हम स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ के बारे में, क्योंकि पार्ट बी के अंदर हमें इंसॉल्वेंसी की ही बात करनी है। तो थोड़ा सा हम पहले बात करते हैं जनरल, फिर उसके बाद हम आएंगे कंसेप्ट पे कि ये इंसॉल्वेंसी लॉ कब आया, क्यों आया, क्या रीजंस थे। ये तो मैं देखते ही समझ में आ रहा है सर, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, मतलब 2016 में, 2016 में ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जन्म लिया, विथ इफेक्ट फ्रॉम, केम इनटू द फोर्स। कब आया?
2016 में। तो सर ये 2016 में ये आपका आईबीसी आया, तो क्या 2016 से पहले क्या इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई लॉ था या नहीं था? फिर उनका क्या हुआ, हम सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बता रहा हूं मैं। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आईबीसी किस तरीके से जन्म लेता है, ये जन्म कब लेता है और किस तरीके से इसका जन्म हुआ। आईबीसी इंसॉल्वेंसी इन अ बैंक्रप्सी कोड 2016 evolution of the code introduced in the Lok Sabha. As we know, there are two houses of parliament. There are two houses of parliament. One is a Lok Sabha, another is Rajya Sabha. और कोई भी लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब वो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के द्वारा अप्रूव हो जाता है। और इन पार्लियामेंट के इन हाउसेज की अप्रूवल लेने के लिए उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही दिया गया कि आईबीसी 2016 जो बिल था जो आपने बनाया था उसको आपने पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया इन लोकसभा for the purpose of approval and discussion on 21st December 2015. Passed by the Lok Sabha on the 5th May 2016, मतलब लोक सभा में आपने इसे रखा 21 दिसंबर को और अप्रूव्ड या पास्ड ऑन 5th मई 2016 एंड राज्यसभा ने अप्रूव्ड कर दिया 11th मई 2016 एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति, तो इंडियन प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट अपनी अप्रूवल दे दी ऑन द 28 मई 2016, देन ये आईबीसी जन्म लेता है। आईबीसी केम इनटू द फोर्स, आईबीसी आया। तो ये बात समझ में आ गई सर, आईबीसी को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई थी 28 मई 2016 को, तो इसका मतलब है 28 मई 2016 को उसके बाद ये केम इनटू द फोर्स। सर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, सर ये तो समझ में आ रहा है हमें कि आईबीसी 2016 में आया, तो सर क्या 2016 से पहले कंपनीज और पर्सन्स की इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम नहीं आता था? ऑब्वियसली आता होगा। तो यदि कोई पर्सन पहले इंसॉल्वेंट होता था और यदि वो अपनी लायबिलिटीज को यदि पे नहीं कर पाता था तो उनकी इस प्रॉब्लम्स के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए था। यस सर, यदि पहले कोई लॉ बना हुआ था तो फिर आपने कोई और लॉ क्यों बनाया? देयर नंबर ऑफ डाउट्स। हम इंसॉल्वेंसी कोड का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ डाउट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उन डाउट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। पहला डाउट, 2016 से पहले कानून थे? यस थे। कंपनीज के लिए भी थे, कंपनीज के लिए भी थे और यहां तक कि इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए भी थे। तो यदि मैं इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आने से पहले इंडिया में यदि कोई भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म यदि अपनी लायबिलिटीज और डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता था तो उनकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए दो लॉ बने हुए थे। कितने लॉ बने हुए थे? दो लॉ बने हुए थे। नंबर 1, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ये दो नियम, ये दो कानून, ये दो एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ये दोनों लॉज इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी के लिए बने हुए थे। और यदि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती थी, कंपनी अपनी लायबिलिटीज को यदि नहीं पे कर पाती थी, कोई भी कंपनी यदि लॉसेज में चली जाती थी,
तो उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए, उस कंपनी को रीएबिलिटेट करने के लिए, उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए सीका बना हुआ था। क्या बना हुआ था? सीका, SICA। पॉइंट नंबर 3, SICA, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग कानून बना हुआ था, कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग कानून बना हुआ था। तो गवर्नमेंट को लगा चाहे इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, यदि कोई भी इंसॉल्वेंट हो, जब देश एक, तो चाहे कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो, उनके कानून उनकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक ही लॉ बना हुआ होना चाहिए। और इन लॉ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 बोलता था कि यदि कोई भी कंपनी लॉसेज में चली जाएगी तो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में वाइपर बना हुआ था। तो मैटर कहां जाता था? वाइपर में। और यदि मैटर वाइपर के पास गया और वाइपर ने बोला कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, तो वाइपर के अकॉर्डिंग कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। लेकिन कंपनीज एक्ट में वाइंड अप का मैटर कौन देखा करता था? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोलता था कि मैं वाइपर की बात क्यों सुनूं। थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। और वैसे भी मैं बहुत डिटेल्ड में बता नहीं रहा हूं, क्योंकि सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 पुराना था, अब नहीं है। फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। घर में 2 भाई हो या 2 बहनें हो, 2 सिस्टर्स या 2 ब्रदर्स या ब्रदर एंड सिस्टर्स, जिनमें एज में ज्यादा गैप नहीं है, सेम एज ग्रुप के हो, और यदि एक भाई दूसरे भाई को ऑर्डर दे, मैंने बोला ना पानी लेके आ मेरे लिए, तू उठ के ले ले, तू ऑर्डर देगा क्या मेरे को? ऐसे कपड़े मत पहन, वैसे मत पहन, जल्दी आना, चुप। यदि दोनों की एज यदि सेम है और यदि एक दूसरे को यदि ऑर्डर देता है तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो वैसे ही वाइपर बोलता था, मैंने देख लिया कंपनी को, ये कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, मैंने तेरे को ऑर्डर दिया ना हाईकोर्ट, वाइंड अप कर। हाईकोर्ट बोलता था भोंकले, नहीं सुनूंगा तेरी मैं, तुझे जो बोलना है बोल, नहीं मानता मैं तेरी बात, तू होता कौन है? कंपनीज एक्ट ने हमें पावर दी, हमारी मर्जी, हम चाहे तो वाइंड अप दे या ना दे, तू होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला? तो लड़ाइयां चलती थी। मींस वाइपर पहले पूरा मैटर डिसाइड करे, फिर वापस से पूरी प्रोसेस हाई कोर्ट को भी करनी पड़ती थी। तो हमें लगा कि बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट भी हुआ, एनसीएलटी भी आया कि कंपनीज के सारे मैटर एक ही जगह रहेंगे। हमने जो 12th में बिजनेस स्टडीज में कंसेप्ट पढ़ी लिया कि हमेशा एक ही बॉस होना चाहिए। यदि किसी पर्सन को 2 पर्सन से यदि डायरेक्शंस मिले तो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात सुनूं, तो द बॉस मस्ट बी द वन। और वैसे यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने बोला कि हमारे सारे मैटर अब कहां जाएंगे? एनसीएलटी के पास ही जाएंगे। तो कंपनीज के लिए कंपनी कोड क्या हुआ? एनसीएलटी। कंपनी के सारे मैटर कहां जाते हैं अब? एनसीएलटी। तो यहां भी हमने यही किया कि अब इंसॉल्वेंसी के जितने भी मैटर्स हैं वो अब एक ही लॉ में डिसाइड होने चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई कंपनी का मैटर हो, चाहे वो एलएलपी का मैटर हो। तो जो कानून बने हुए थे उन सारे कानून को रिपील्ड, क्या बोला मैंने? रिपील्ड, खत्म कर दिया। होम स्वाहा। इसका मतलब पहले भी लॉ बने हुए थे, लेकिन उन सारे कानून को खत्म कर दिया। कौन से 3 एक्ट? क्या बेटा? कौन से 3 एक्ट? नंबर 1 प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, सेकेंड वन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, and third one is that was regarding with companies, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। इन 3 एक्ट को क्या किया? रिपील किया। अब
इंसॉल्वेंसी मतलब कोई कंपनी यदि लायबिलिटीज नहीं पे कर पाए तो पैसा मांगने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। कस्टम ड्यूटी का भी पैसा होता है जो आपको पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स भी देना होता है, सर्विस टैक्स भी देना होता है, देयर नंबर ऑफ टैक्सेस आपको पे करने होते हैं। तो इन सारे एक्ट में भी अमेंडमेंट आएगा कि पहला नंबर किसका, क्योंकि इंसॉल्वेंसी लॉ बताएगा कि यदि कोई पर्सन यदि अपनी लायबिलिटीज अपने डेब्ट्स यदि नहीं पे कर पाए तो उसे क्या सीक्वेंस में अपनी लायबिलिटीज को पे करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट में चेंजेस आएगा, यदि वो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में चेंजेस आएगा, और बाकी पर्सन को सारे टैक्सेस पे करने होते हैं तो टैक्सेस के नाम बता दो। एक्साइज एक्ट, सर एक्साइज तो अब नहीं रहा बेटा, ये लोग कब आया 2016 में, जबकि जीएसटी कब आया 2017 में। तो इस समय जीएसटी आने से पहले 2016 में जब आईबीसी आया तो उस समय क्या था सर, उस समय तो एक्साइज ही था, सर्विस टैक्स ही था, सेल टैक्स ही था, कस्टम ड्यूटी ही थी, इनकम टैक्स ही था। तो इन सारे एक्ट में भी अमेंडमेंट रिपील नहीं, 3 एक्ट खत्म हो गए। बाकी एक्ट में जहां जहां रिक्वायरमेंट थी उतने पार्ट को उन्होंने क्या किया, चेंजेस किया, ओनली जब पेमेंट की बात आती है। क्योंकि इंसॉल्वेंसी लॉ बताएगा किस सीक्वेंस में किस मैनर में आपको लायबिलिटीज को पे करना है यदि आप इंसॉल्वेंट हो जाओ। तो यदि आप लायबिलिटीज नहीं पे कर पाओ तो किन किन एक्ट्स में अमेंडमेंट हुआ ध्यान से देखना। नंबर 1, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर चेंजेस आया, ये 1932 है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिस फॉर्म में आप बने हुए हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो या कंपनीज हो, उस पर डिपेंड करता है। तो जिस फॉर्म में आप बने हुए हो उस एक्ट में चेंजेस आया। ये पार्टनरशिप फर्म भी इंसॉल्वेंट होती है, कंपनी भी इंसॉल्वेंट होती है, एलएलपी भी इंसॉल्वेंट होती है। रिकवरी करने के लिए बैंक और एफआईज की रिकवरी, तो रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड एफआईज एक्ट। सरफासी, ये पूरा चैप्टर है, जब आएगा तो अपन बात करेंगे डिटेल्ड में। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, फाइनेंस एक्ट, ये बेसिकली हमारा सर्विस टैक्स एक्ट था। इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एक्ट। बात समझ में आई बेटा? तो ना एक कंफ्यूजन और आ रहा होगा, सर ये तो बात समझ में आ गई कि 2016 के पहले मेजर जो 3 एक्ट जो इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग थे उन लॉ को तो पूरा खत्म कर दिया, और बाकी लॉ में जहां जहां पेमेंट का सीक्वेंस आ रहा था, जहां पेमेंट का मैनर आ रहा था, उन लॉ को बदल दिया, लॉ में अमेंडमेंट हो गया। और 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जन्म लेता है, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है। सर लेकिन बात समझ नहीं आई, सर हमने एग्जीक्यूटिव में भी इतने सारे लॉ पढ़े थे। सर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो हमने लॉ पढ़े थे सर, मैक्सिमम केसेस के अंदर सर वहां पे लिखा हुआ था एक्ट, ओनली सीपीसी सीआरपीसी वहां पे कोड था। ये कंफ्यूजन आपके एग्जीक्यूटिव में भी आया होगा। तो यहां पे हम जब मैक्सिमम लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे एक्ट वर्ड यूज आता है, लेकिन इंसॉल्वेंसी लॉ के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो एक कंफ्यूजन है सर, यहां पे कोड क्यों यूज किया, एक्ट क्यों यूज नहीं किया। एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस हमें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमें प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना है, तो हमें सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड, मैंने आईबीसी के लिए अब तक आपको क्या बातें बताई, कुछ बातें बताई मैंने। क्या बताया कि आईबीसी 2016 में आया, लेकिन क्या उससे पहले कोई कानून था? यस,
तो जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के रिगार्डिंग जो लॉ बने हुए थे, उन सारे लोग को क्या किया, मर्ज किया, उन सारे लोग को क्या किया, कंपाइल किया। मतलब ये कि पहले भी इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग ही मैटर था और उन इंसॉल्वेंसी के सारे मैटर को कवर करके इन्होंने क्या किया, एक लॉ बना दिया, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लॉज प्रेजेंट हियर। 2016 तक जितने भी कानून बने हुए थे उन्हीं सारे कानून को मर्ज करके आपने कंपाइल करके लॉ बना दिया और जिन मैटर के रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं था उन मैटर को भी आपने कवर्ड कर लिया, दैट इज अ कोड। मतलब बेसिकली पहले भी इंसॉल्वेंसी की बात हो रही थी, अभी भी इंसॉल्वेंसी की बात होती है। तो बेसिकली जब लॉ बनता है, जब कोई लॉ बनता है, यदि आपने कोई नया डिसीजन यदि पास किया, मेरी बात सुनना ध्यान से, यदि आपने कोई नया डिसीजन यदि पास किया, यदि आपने कोई नया लेवी इंपोज किया, नया पॉइंट यदि आपने इंसर्ट किया, तो वो एक्ट है। लेकिन यदि जितने लॉ बने हुए हैं उन सारे लॉ को यदि आप कंपाइल करते हो, यदि उन सारे लॉ को यदि आप कंपाइल करते हो तो दैट इज कोड। जीएसटी के अंदर पहले सेल टैक्स सेल की बात करता था, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग की बात करता था, तो इसका मतलब सिर्फ कंपाइल नहीं किया इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज नहीं किया जीएसटी में सेल वर्ड यूज नहीं किया। जीएसटी बोलता है कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। एक नया डिसीजन पास किया गया, सारे लोग को मर्ज करते हुए, ओनली कंपाइल नहीं हुआ है। तो जीएसटी एक्ट है, कोड नहीं है। आईबीसी के अंदर पहले भी इंसॉल्वेंसी की बात है, वही इंसॉल्वेंसी के लॉज को यहां पे हमने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। समझ में आ रही? और इसकी एप्लीकेबिलिटी हमने सबके ऊपर कर दी, इंडिविजुअल के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, सबके ऊपर एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा, दैट इज द इंसॉल्वेंसी लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, हमें क्लियर हो गया है। जब हम जितने कानून बने हुए होते हैं उन कानून को यदि कंपाइल करते हैं तो दैट इज अ कोड, और यदि कोई नया डिसीजन यदि हम पास करते हैं तो दैट इज एक्ट। नाउ ये जो पूरी बुक के अंदर, पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द इंसॉल्वेंसी। यदि कोई भी पर्सन यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है, यदि कोई भी पर्सन यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है, यदि अपनी लायबिलिटीज को यदि पे नहीं कर पाता, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंसॉल्वेंसी को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे। और यदि इंसॉल्वेंसी यदि रिजॉल्व नहीं हो पाती, यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती, यदि इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और यदि वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है तो बैंक्रप्सी के अंदर जाना पड़ेगा, और यदि वो कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, उसे लिक्विडेशन और वाइंड अप किया जाएगा। क्योंकि यदि इंडिविजुअल अपनी लायबिलिटीज और डेब्ट्स को नहीं पे कर पाता तो ऐसे थोड़ी उसकी मुंडी काट दो। तो इंडिविजुअल के केस में हम लिक्विडेशन और वाइंड अप की बात नहीं करेंगे। यदि कोई भी पर्सन, मे बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी हो गया इंसॉल्वेंट, नहीं पे कर पा रहा अपनी लायबिलिटीज, तो उसे रिजॉल्व किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। यदि ट्रीटमेंट हो जाता है बहुत अच्छी बात, मैटर सॉल्व। लेकिन यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, बैंक्रप्सी होगी। और यदि कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट ए, तो उसका लिक्विडेशन और वाइंड अप किया जाएगा। नाउ वी कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। क्यों बनाया गया ये इंसॉल्वेंसी कोड? क्योंकि हमारा पर्पज ये था कि वन लो। अब कोई भी पर्सन हो, सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो या एलएलपी हो, कोई भी पर्सन हो, किसी की भी इंसॉल्वेंसी हो, उन इंसॉल्वेंसी के लिए एक ही कानून बना हुआ होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो हमारा पर्पस क्या था? कानून तो पहले ही बने हुए थे, लेकिन पहले कानून कैसे बने हुए थे, इंडिविजुअली बने हुए थे। तो उन सारे कानून को हमने क्या किया, कंसोलिडेट,
और जिन जिन एक्ट में जरूरत थी वहां पे हमने क्या किया, अमेंडमेंट. दैट वाज अ पर्पस, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? टू कंसोलिडेट, compile, merge, to consolidate the laws and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons. Second important point क्या है? यदि किसी को भूख लग रही है, सुनना बात बेटा, आज तुम्हें भूख लग रही है और आज है फॉर एग्जाम्पल 24 मार्च. तो यदि 24 मार्च को यदि किसी को भूख लगती है और मैं बोलता हूं बेटा मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खाना दूंगा 19 नवंबर को, तो बोलेगा बच्चा सर मुझे भूख लग रही है मार्च में, आप मुझे खाना दोगे नवंबर में, तो फिर आप ही खा लेना, मैं तो मर चुका होगा. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि कोई पर्सन बोलता है गिव मी 1000 रुपीज टूडे, इट इज अर्जेंट, मैंने बोला 1000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, आज मैं तुम्हें 15 साल बाद दे दूंगा. बच्चा बोलता है भैया पैसे की जरूरत आज है, तो पैसा भी मुझे आज ही चाहिए होगा, क्योंकि मुझे आज बुक्स खरीदनी है सीएस फाइनल के लिए. 15 साल बाद थोड़ी सीएस फाइनल करना है, मुझे आज करना है. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसॉल्वेंसी का जो रेजोल्यूशन है, जो इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व होनी चाहिए, वो भी टाइम बाउंड होनी चाहिए. तो यदि प्रॉब्लम आज आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी आज चाहिए. ऐसा नहीं है कि यदि कंपनी या कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म यदि इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको सोल्व होने में लग गया तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, टाइम बाउंड. तो जब हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया, आईबीसी 2016 जो फ्रेम किया, वो इस तरीके से फ्रेम किया कि टाइम बाउंड प्रोसेस है कि हर एक्टिविटी और प्रोसेस को एक टाइम पीरियड की दिया गया कि इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे कि ये मैटर एक टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व हो जाए. टू प्रोवाइड फॉर ए टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. Now we come to the third point. यदि कोई भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी यदि पैसा नहीं देती, मान लो कि मैं चिन्मय जैन और चिन्मय जैन को मिस्टर ए से यदि पैसा लेना है और मिस्टर ए बोलता है भैया मेरी कंडीशंस ठीक नहीं है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस इज नॉट बेटर एट दिस टाइम, आई विल नॉट बी एबल टू पे द अमाउंट टू यू. तो मैं क्या करूंगा, ए मिस्टर ए तू मुझे अमाउंट नहीं पे करता, मैं तेरे को चाटा लगा दूंगा. भैया कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और उसकी कॉलर पकड़ने से भी पैसा नहीं आने वाला. सर उसको बेच दो, उसकी नीलामी कर दो. मिस्टर ए को बेचना अलाउड नहीं है, किसी भी इंसान को आप बेच नहीं सकते. तो यदि मैं चिन्मय जैन यदि मिस्टर ए से यदि मुझे पैसा रिकवर करना है, यदि मुझे मनी रिकवर करनी है, यदि मुझे अमाउंट लेना है मेरा जो मैंने दिया था, तो मुझे क्या करना होगा? मैं उस इंसान को बेच नहीं सकता, उस इंसान को हाथ नहीं लगा सकता, उस इंसान को सेल करना अलाउड नहीं है. तो अल्टीमेटली उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उसकी एसेट है, उसकी ही प्रॉपर्टी एसेट से मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रिकवर्ड करना होगा. और कई वो बंदा होता ना 14 जन जयपुर में और राजस्थान के बहुत सारे एरियाज के अंदर जो संक्रांति बनाई जाती है 14 जैन, लेकिन मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली इनमें हो सकता है कि इतना जरा संक्रांति नहीं हो, लेकिन यस नाम तो पूरे इंडिया ने सुना होगा 14 जैन मकर संक्रांति. और हर स्टेट में हो सकता है डिफरेंट वे में ये सेलिब्रेट भी किया जाता हो. जनरली जयपुर के अंदर जाम है तो मकर संक्रांति बहुत क्रेज होता है. सर पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आता है. और सर पतंग उड़ाने से ज्यादा सर पतंग लूटने में मजा आता है. और ये 3-4 फ्रेंड है और साथ में पतंग उड़ा रहे हैं, लूट रहे हैं, और एक फ्रेंड ने क्या किया, पतंग को
लूट लिया। तो दूसरा फ्रेंड आता है, वो क्या करता है, पतंग को तोड़ देता है। यदि ये पतंग मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। भैया यदि ये पैसा मैं तेरे को नहीं दे रहा और तू यदि मेरी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर करेगा तो ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। तो क्रेडिटर को ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा लेना है, उससे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि डेटर को तो बेच नहीं सकता, डेटर की जो प्रॉपर्टीज है, डेटर की जो एसेट है, उसको सेल करके ही तो पैसा आएगा ना। और डेटर यदि अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच दे, डैमेज कर दे, तो उसके लिए कानून बनाओ, और वही हमारा पर्पस था। हम इंसॉल्वेंसी लॉ जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कि डेटर अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाए, डेटर अपनी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मनी रिकवर्ड होगी, जो भी पैसा आएगा, क्रेडिटर को जो भी पैसा मिलेगा वो कहां से मिलेगा, डेटर की प्रॉपर्टीज से, डेटर की एसेट से। तो इसलिए आईबीसी 2016 का मेन पर्पस क्या है, टू एंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि अल्टीमेटली डेटर से जो पैसा रिकवर करना है वो डेटर की प्रॉपर्टी से ही आएगा। तो डेटर की एसेट को क्या करना है, डेटर की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और आईबीसी बताएगा किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्चुअली जो भी आपका बिजनेस होता है वो आइडियाज पर होता है, और आइडियाज होते ही फेल होने के लिए है। हो सकता है कि कोई आइडिया आपका काम कर जाए, और हो सकता है कि कोई आइडिया आपका काम नहीं करे। यदि आपको ध्यान हो, फेसबुक, जो आज फेसबुक बना, जो आज इतना फेमस है, वो एकदम से फेसबुक की साइट नहीं बन पाई। पहले वो एक डेटिंग वेबसाइट थी। बहुत सारे रिसर्च किए गए और टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए, और उसके बाद फेसबुक उस फॉर्म में आया जिस फॉर्म में वो आज है। एकदम से वो प्रोडक्ट नहीं आता जो रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको बहुत बार क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना होता है, नए नए आइडियाज आपको लाने होते हैं, और कभी कभी कुछ आइडियाज फेल हो जाते हैं। और ऐसे में यदि आपका आइडियाज यदि फेल हो जाता है तो जल्दी से रिवाइव करने का कंसेप्ट होना चाहिए। तभी तो सीएस वाले क्या बोलते हैं, आप एग्जाम दो, फेल हो जाओ, 8-6 महीने में एग्जाम देते रहो। जिंदगी फेलियर पे बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार फेल हुए तो तीसरी बार एग्जाम दो, 3 बार फेल हुए तो चौथी बार एग्जाम दो। ये कोई 12th नहीं है जहां पे हर बच्चे को पास होना जरूरी है। बच्चा मुझे जब सी और सीएस का एग्जाम देता है तो क्या बोलता है, सर मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। बेटा आज तक आपने कुछ किया भी नहीं था। सीएस का मतलब थोड़ा बहुत आपको रियल लाइफ बताता है, और रियल लाइफ का मतलब ये कि जब आप कुछ नया काम करते हो तो फेलियर आ सकती है। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, लेकिन फेलियर के लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि यदि कोई बिजनेसमैन ने पैसा लेके यदि कोई काम किया और यदि वो आइडिया यदि फेल हो गया तो उस मैटर को कैसे सल्टाने का है, कैसे रिजॉल्व करने का है, जिससे कि वापस से वो नया काम कर पाए। कोई रुकना नहीं है, मूव ऑन। गलतियां तो होती है, लेकिन गलतियां पकड़ के बैठ जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे आगे बढ़ते जाओ। यदि आपको पता हो कि बल्ब जिस बंदे ने बनाया था, याद होगा, बल्ब जिस बंदे ने बनाया था तो पहली बार में बल्ब नहीं बना। जिस बंदे ने बल्ब बनाया था पहली बार नहीं बना, 1000 ऑफ टाइम्स जब उसने प्रैक्टिस की तब जाके बल्ब का इन्वेंट हुआ। तो यदि बल्ब यदि पहली बार में बनता तो बात होती, नहीं बनता। कोई भी प्रोडक्ट पहली बार में नहीं आता, इसका मतलब आपको बार बार एफर्ट्स करना होता है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कुछ बिजनेस फेल होंगे ही होंगे। तो यदि बिजनेस यदि फेल हो गया तो इस मैटर को सेटल कैसे किया जाए, बहुत जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। और नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा यही बोलते हैं, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मुझे एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें, डरे नहीं। ऐसा लोग होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करे। यदि आपका बिजनेस यदि फेल हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूव ऑन, आगे बढ़ते जाओ।
टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्योंकि पैसा के बिना कभी भी कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको नीड है फंड, पैसे की बहुत जरूरत है। तो इसका मतलब आपको पैसा उधारी पे लेना पड़ेगा, और यदि मुझे उधारी नहीं मिलेगी तो मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा। तो यदि लो बना हुआ होगा, क्रेडिटर को लगेगा कि यस कानून बना हुआ है हमारे पैसे की रिकवरी के लिए कि हम रिकवर कर सकते हैं, हम पैसा ले सकते हैं, तो यदि क्रेडिटर में सेटिस्फैक्शन होगा, हाँ इंडिया में कानून बना हुआ है, यदि हमारा पैसा नहीं आएगा तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम लीगली पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, क्रेडिटर को सेटिस्फैक्शन होगा, हम पैसा दे सकते हैं उधारी पे। तो इससे बिजनेसमैन को क्या होगा, इजीली क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 6, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, चाहे वो वर्कर्स हो, एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, उन सबके पेमेंट के लिए हमें सिस्टम बनाना है, सबका ध्यान रखना है। और ये इंसॉल्वेंसी लोग को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सबके लिए हमने क्या किया, इंसॉल्वेंसी लो एक ही बना दिया। अब इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स भी होंगे। जैसे इंसॉल्वेंसी जो लो बनेगा तो इंसॉल्वेंसी के लो को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी बनी तो कंपनी के लिए बन गया कंप्लायंसेस करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिट करने के लिए बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने बना दिया आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कंट्रोल करने के लिए बना देंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। लेकिन ये जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है या अदर इंटरमीडिएट्स है, उन सबको कोई ना कोई मैनेज करने के लिए बोर्ड तो होना चाहिए ना। तो यस, इंसॉल्वेंसी लॉ बोर्ड भी सेटअप करता है। क्या नाम है उस बोर्ड का, IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड लास्ट, टू प्रोवाइड द प्रोसीजर कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल मैटर्स, मतलब ये कि इंसॉल्वेंसी लॉ के रिगार्डिंग जो भी कनेक्टेड मैटर है उनके लिए लॉ प्रोवाइड करना है। आईबीसी के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि ये आईबीसी 2016 किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। मींस ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आओ, IBC 2016 is organized. How this code is organized. कितने सेक्शंस, 255। कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स। किसकी बात हो रही है, IBC 2016। कौन से कानून की बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी लॉ। तो ये जो इंसॉल्वेंसी लॉ IBC 2016 है, कितने सेक्शंस, 255। कितने पार्ट्स, 5। कितने शेड्यूल, 11। और ये जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, पहला पार्ट दैट इज प्रिलिमिनरी, मतलब स्टार्टिंग दिया हुआ है कि IBC 2016 का क्या एक्सटेंट होगा, कितना एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया के अंदर ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। पार्ट टू आपको क्या बताएगा, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया। यदि हम इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे तो हम पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे। और यदि हम कॉर्पोरेट पर्संस मतलब कंपनी, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, तो यदि हम कंपनी, LLP और बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें उनकी इंसॉल्वेंसी की रिगार्डिंग या उनके लिक्विडेशन की रिगार्डिंग, तो हम पार्ट 2 के प्रोविजंस देखेंगे। और यदि हम इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी की रिगार्डिंग बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट पार्ट 3। एंड पार्ट 4 के अंदर दिया हुआ है कि ये जो इंसॉल्वेंसी मैटर को देखने के लिए जो IP बनाया हुआ है, IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल,
उसको रेगुलेट करने के लिए एजेंसी है आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और ये जितनी भी डिफॉल्ट और जितने मैटर्स हैं उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो भी इंटरमीडियरीज हैं, दैट इज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आईयू, इन सबको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो सब पार्ट 4 के अंदर दिया हुआ है। और चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें भी यही दिया हुआ है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या देखेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के क्या काम होंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के क्या काम होंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या क्या करेगा, उसका बेसिक आइडिया चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है। लेकिन अपन अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, तो इनको मैं डिटेल्ड में आगे कवर करूंगा। क्योंकि जैसे ही हम इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो जो टर्मिनोलॉजी और जो टर्म्स दी हुई है वो समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि चैप्टर नंबर 14 का कुछ पार्ट जो इन इंटरमीडिएट्स के रिगार्डिंग है वो हम डिटेल्ड में बाद में पढ़ते हैं। पार्ट 5 के अंदर हम क्या बात करेंगे, दैट इज अ मिससेलेनियस मैटर्स, अदर प्रोविजंस। आईबीसी 2016 की यदि आप बात करोगे तो उसमें कितने पिलर्स हो गए, देयर आर 5 पार्ट्स। कोई बताएगा कैसे पिलर्स हुए 5? ये जो इंसॉल्वेंसी रो को जो पूरा रेगुलेट करने के लिए जो बना हुआ है, वन इज अ बोर्ड। कौन है बोर्ड? बोर्ड का नाम बताया ना मैंने भी, क्या नाम बताया? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एंड पहले आएगा, दो है ना अलग अलग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। और ये आईबीबीआई मेन बोर्ड है और ये सबको रेगुलेट करता है, आईपी को भी, आईपीए को भी और आईयू को भी। तो अब ऐसे बोल सकते हो, ये थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने ऐसा चार्ट बनाया है, यदि एग्जाम में आता है व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, तो आपको लिखना पड़ेगा पहला पिलर क्या हुआ, आईबीबीआई। पहला पिलर क्या हुआ, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड पिलर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। थर्ड, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फोर्थ, आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से मैटर देखता है। जैसे कि आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट अलग होता है, लेकिन प्रोसीडिंग्स को रन करने के लिए होता है एडवोकेट। तो आईपीए एडवोकेट की तरह है, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोई डिसीजन ऑर्डर नहीं देता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वर्किंग देखता है, अपने ओपिनियंस देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईबीसी 2016 के अंदर जो भी एजुडिकेशंस होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा, जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे, वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। दैट इज अ फिफ्थ पिलर ऑफ आईबीसी 2016। तो टोटल कितने पिलर्स हुए? 5। कितने पिलर्स हुए? 5। पहला पिलर बोर्ड, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड पिलर आईपीए, थर्ड पिलर आईपी, फोर्थ पिलर आईयू एंड फिफ्थ पिलर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन और ऑर्डर देंगे। चलिए, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी? यदि कॉर्पोरेट पर्संस की इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन के रिगार्डिंग यदि आप बात करोगे तो एनसीएलटी होगा, और एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एनसीएलटी होगा, और एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मैटर। और यदि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग यदि मैटर है तो ये मैटर कौन सी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जाएगा? डीआरटी, क्योंकि एनसीएलटी सिर्फ कंपनीज के लिए बना हुआ है, कंपनी रिगार्डिंग मैटर्स। तो यदि कॉर्पोरेट पर्संस की यदि इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन का यदि मैटर है तो एनसीएलटी में जाएगा, और यदि
इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग यदि आप बात कर रहे हो तो ये मैटर कहां जाएगा, ये मैटर जाएगा डीआरटी, डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और डीआरटी ने जो ऑर्डर पास किया उसके ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपील जाएगी डीआरएटी, डीआरएटी डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे हमारे पिलर्स कंप्लीट हुए। इनका कितने टाइम पीरियड के अंदर अपील करनी होगी, सारे प्रोविजंस आगे आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक आइडिया लिया है और उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड में नहीं लिया, इनका सबका डिटेल्ड आगे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे, हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और वैसे भी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा सीआर। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।